नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोग आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग व्यापम सोल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आज जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जो डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ लेयर 3 के एजुकेशन चैनल पर अपलोड यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आकर डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं शाम को 8 बजे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा हम लोगों का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर आप चाहें तो मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए यहाँ पर वीडियो कोर्स अवेलेबल है चैप्टर वाइज। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप के अंदर आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा कोई समस्या अगर आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9977651282। इस नंबर पे आप लोग फ़ोन लगा सकते हैं, कोई भी समस्या आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, किस तरीके से आप लोग इसे कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये हम लोगों ने देखो परसेंटेज चैप्टर अच्छे से किया था। उसमें सबसे पहली टाइप यही थी, जो कंपैरिजन वाली टाइप थी ना अपनी, उसमें हम लोगों ने इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे कि किस तरीके से इनमें लिखना है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि व्हाट टू कंपेयर हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि क्या हम कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं हुम टू कंपेयर, यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, और फिर इनटू कर देते हैं 100। ये होता है तुलना वाले या कंपैरिजन वाले प्रश्न को करने का तरीका। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप लिखेंगे ए और आप यहाँ लिखेंगे बी। देखो बड़ा आसान है, आप समझो बात को। उसने कहा कि ए की जो आय है, यानी कि ए जो कमाता है, वो बी से 50% कम है। अब 50% कम है, मतलब आप अगर बी को 100 मान लेते हो, तो ए की आय तो इससे 50 कम है, तो इससे 50 कम यानी कि ए की इनकम कितनी हो जाएगी भैया, 50 ही हो जाएगी। बहुत आसान है। उसने कहा तो बी की आय, अब मैंने कहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप समझो कि जो बी की आय है, यानी कि इसकी इनकम है, वो ए की आय से इससे कितनी अधिक है। तो आप देखोगे इसकी 50 है न, इसकी कितनी है, 100 है। तो आप देख पा रहे हो कि 50 अधिक है। तो हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, कम ज्यादा। तो व्हाट टू कंपेयर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा 50। ये यहाँ लिख दिया, व्हाट टू कंपेयर में आप 50 कंपेयर कर रहे हो। फिर किससे कंपेयर कर रहे हो, तो जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके पीछे से आएगा, यानी कि ए की आय से। किससे कंपैरिजन चल रहा है, ए की आय से। तो जिसके पीछे से लिखा हो, यानी कि ए के पीछे से लिखा हो, तो आप लोगों को ए की इनकम नीचे लिखना पड़ती है। होम टू कंपेयर, यानी कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे लिखना पड़ता है। फिर इनटू कर देंगे किसका, 100 का। तो आप देखेंगे कि 50 से 50 कैंसल, यानी कि ए बी की जो इनकम है वो ए से 100% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 100% अधिक है। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो बड़ा ही आसान है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को आंसर यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। पढ़िएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो कुल कमी का प्रतिशत बताइए कि कुल कमी जो है वो कितनी हुई। ठीक है, 30% हुई, 25% हुई, 26, 27, 28, कितने परसेंट हुई, वो आप लोग बताइएगा दोस्तों। क्या इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेना इसको, बड़ा ही आसान है। चलिए तो कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कुल एक संख्या है वो आप मान सकते हैं 100। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो आपको बेझिझक किसी भी संख्या को मानना हो तो आप 100 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसने कहा इस संख्या को 10% कम किया जाता है। जैसे कि इस संख्या को मान लीजिए अपन 10% कम करते हैं, तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 100 का 10% तो 10 होता है, मतलब वो संख्या अब जो 10% कमी के बाद रह गई है वो रह गई है 90। क्या रह गई है, 100 में 10% की कमी की, तो अब वो 90 रह गई है। उसने कहा यार परिणामी संख्या, यानी कि जो भी परिणाम आपका आया ये अभी,
इसको फिर 20% कम किया गया, मतलब इसमें फिर कमी कर दी गई है। कितने परसेंट की दोस्तों? 20% की। अब यहाँ पर 100 का 10% 10 होता है, लेकिन 90 का 10% तो 10 नहीं होता है ना। तो 90 का 20% भी कुछ अलग होगा। 100 का 20% 20 होता है, लेकिन 90 का 20% जो होता है ना दोस्तों, वो होता है कितना? आप इस तरीके से निकालेंगे तो 9 दूनी 18 होता है। यानी कि आप 90 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, फिर 8 में से 1 गया 7। यानी कि अब जो वो संख्या आई है वो आ गई है कितनी? अपनी 72 आ गई है। पर अपनी ओरिजिनल संख्या क्या थी? 100 थी। तो ओरिजिनल संख्या 100 से हम लोगों ने उस संख्या को 72 कर दिया। यानी कि आप लोगों की कमी कितनी परसेंट हुई दोस्तों? 28% की कमी हुई। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला, यानी कि ई जो ऑप्शन है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है और आप इसे किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे। उसने कहा वे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या है या कौन सी है जिनके वर्गों का योग 25 है, यानी कि इनके स्क्वायर का प्लस करने पर हम लोगों को कितना मिलता है? 25 मिलता है। तो वैसे भी आप लोगों को अगर ट्रिपलेट याद है तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वो 3 और 4 के स्क्वायर को जोड़ने पर ही आता है। और लेकिन आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी मदद से भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि वो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्रमागत जैसे ही बोला तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पर हट जाता है। कौन सा? 1 और 4। 1 और 4 क्रमागत नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम में आती है। ठीक है, तो ये क्रमागत नहीं हुई, है ना। अब यहाँ दे रखी है 2 3 3 4 4 5। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? उसने कहा वर्गों का योग है, यानी कि जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 आना चाहिए, ये शर्त उसने रखी है दोस्तों। तो आप देखेंगे ये तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 ही हो रहा है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ें तो 25 आपका आ जाता है। तो बड़ा ही आसानी से आप लोग इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 48 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो देखो बड़ा आसान प्रश्न है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग करेंगे कि पहले क्या दिया हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसे सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को रोक के इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो वृत्त यानी कि ऐसी आकृति जो सर्कल होती है। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी पिछले मॉक टेस्ट में भी सर्कल के क्वेश्चन किए थे, है ना। ये सर्कल तो नहीं बना, ये मोतीचूर का लड्डू बन गया ये है। चलो आप लोग समझ लेना कि ये सर्कल ही है। ठीक है, मैथ से है तो मान सकते हैं आप इतना तो। अब उसने कहा वृत्त के केंद्र से, इसका केंद्र मान लेते हैं ये पॉइंट ओ जो है वो हम इसका केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 48 सेंटीमीटर जीवा है। जीवा यानी कि ऐसी जो इसकी परिधि पे टच करे एक यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जीवा हो गई। अब उसने कहा कि ये केंद्र से ये जो दूरी है, यानी कि ओ से मान लो ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। तो ओ से ए की दूरी उसने दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसने ये जो जीवा है, मान लो जीवा का नाम दे देते हैं पी क्यू। तो ये पी क्यू जो है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है उसने? 48 दे रखी है। आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो मान लो आपकी जो त्रिज्या है वो ये है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये आपकी त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे, है ना। ये आप लोगों की त्रिज्या है। ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक बात आपके सामने आ रही है इस तरीके से कि ये 10 है और हम लोगों ने जो यहाँ पर बीच में इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये इसको आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती है। तो टोटल 48 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा है। तो ये जो दूरी है ये 24 हो जाएगी और ये इधर की भी 24 हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर बात करें, इस तरीके से आपका एक ट्रेंगल बन रहा है जिसका नाम ओ ए और क्यू है। ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ओ क्यू भुजा है, यानी कि ये जो है ये कर्ण बन जाता है। अगर आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है तो इसको हम कर्ण मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब। तो हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर
प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि यहाँ कर्ण हम लोगों को दे नहीं रखा है, हमको निकालना है। तो x का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बराबर। तो 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100, 24 का होता है 576। इन दोनों को जोड़ा तो आ रहा है 676, जो कि होता है किसका स्क्वायर, 26 का। यानी कि इसका जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, वो बन जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। तो आप लोग सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझ लेना है। इस तरीके से आप लोग इसको करेंगे तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सोल्व करने की कोशिश करना है। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में पानी तथा ग्लिसरीन के 240 मिलीलीटर के मिश्रण में, यानी कि पानी और ग्लिसरीन का एक मिक्सचर है वो 240 मिलीलीटर का है। उसमें अनुपात दे रखा है 1:3, यानी कि 1:3 अनुपात है पानी और ग्लिसरीन का। उसने कहा इस मिश्रण में कितने मिलीलीटर पानी और मिलाया जाए, यानी कि उस मिश्रण में कितने मिलीलीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए कि पानी और ग्लिसरीन का जो अनुपात है 1:3 से बढ़ करके 2:3 हो जाए। क्या हो जाए, 1:3 से बढ़ के 2:3 हो जाए। तो दोस्तों देखो, इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो कुल मिश्रण है उसको आप यहाँ लिख दीजिए 240। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इसको बांटना है, जिसमें जैसे कि यहाँ पानी है और एक और क्या चीज़ है दोस्तों, ग्लिसरीन है। इस तरीके से इसको बांटना है और रेशो इसका 1:3 है, यानी कि ये 1 रेशो में है, ये 3 रेशो में है। तो रेशो में कैसे बांटा जाएगा, तो आप देखेंगे कि टोटल जो 240 मिलीलीटर है ना दोस्तों, वो 1 और 3 को मिलाकर है, तो ये 4 के बराबर हो गया, क्योंकि पानी और ग्लिसरीन मिला करके टोटल मिश्रण बना है। तो इसके नीचे 4 लिखेंगे और एक रेशो बराबर निकालेंगे तो 4 × 24 यानी कि 60। तो एक रेशो बराबर 60 आया, तो 60 एकम 60, यानी कि पानी कितने लीटर हो गया दोस्तों, 60 लीटर। और ग्लिसरीन कितना हो गया, तो 3 का गुणा होगा 6 × 18, यानी कि 180 मिलीलीटर क्या हो गया, आपका ग्लिसरीन हो गया। तो आपको ये अमाउंट मिला कि 240 मिलीलीटर में 60 लीटर तो पानी है, 60 मिलीलीटर तो पानी है, और ग्लिसरीन कितना मिलीलीटर है, 180 मिलीलीटर। अब उसने कहा कि इस मिश्रण में कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए, यानी कि ये जो अमाउंट है पानी का, ये इसमें पानी मिला रहे हैं। तो जो भी चीज़ मिलाते हैं वहां पर एक क्रॉस जरूर बना देना, कि जैसे पानी मिला रहे हो तो पानी पे क्रॉस लगा देना, ग्लिसरीन मिला रहे हो तो ग्लिसरीन पे क्रॉस लगा देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना रहता है, उसने कहा इसका अनुपात, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए, यानी कि ये अनुपात तो रहे 2 और ये अनुपात हो जाए 3। अब ये जो 60 है ये 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ मिला रहे हैं, लेकिन ये जो 180 है ये नए मिश्रण में कितने के बराबर है, 3 के बराबर। तो आप 180 के नीचे दोस्तों कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। और गुणा किसका करना है, हमको पानी देखना है कि कितना पानी है, तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे। तो 3 से करेंगे, 3 × 6 = 18, यानी कि 60। 60 का डबल हो जाएगा दोस्तों 120। तो आप देखेंगे पहले पानी 60 था, अभी 120 हो गया है, तो कितने मिलाया होगा, तो आप देखेंगे कि 60 मिलीलीटर मिला रहे हैं। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि आपका रेशो पहले 1:3 था और अभी आपका रेशो 2:3 करना है। तो आपका ये 3 तो सेम है। आपने देख लिया था कि टोटल 240 वो 4 के बराबर है, तो एक रेशो बराबर 60 मिलीलीटर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो 1 से 2 हो रहा है, एक रेशो से 2 रेशो हो रहा है, मतलब एक रेशो की वृद्धि हो रही है। और एक रेशो हमारा कितने मिलीलीटर के बराबर है, 60 के बराबर। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर 60 आ जाएगा दोस्तों, बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आप लोगों को नहीं आई है तो ये मिक्सचर और एलिगेशन वाला चैप्टर है ना, इसमें हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। हाँ, ये कोर्स आपका अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो घर बैठे अभी तैयारी कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, जिसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, बिल्कुल सिंपल वे में। जो लोग बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको ज़ीरो से सीखना है, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। ठीक है, बाकी जिनको आता है मैं उनकी कद्र करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगह से। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि 20%, 10% और 25% की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक अकेली छूट के बराबर है। तो आपको बताना है कि ये 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, एक बार 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 25% का डिस्काउंट
दिया, तो ये सब डिस्काउंट मिलाकर एक डिस्काउंट के बराबर कितना होगा। तो आप ये गलती मत करना, जैसे कि बहुत सारे दोस्त इसको जोड़ेंगे 20 10 30, 30 और 25 कितना हो गया 55, तो यहाँ डायरेक्ट 55 लगा देते हैं। तो ये तो बहुत बचकाना बात हो गई। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे। बात समझना, होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपये की एमआरपी है, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, आ जाएगा समझ में। 100 रुपये एमआरपी है। अब अपन दुकान पे खरीदने गए, उसने कहा कि एक डिस्काउंट तो मैं 10% का दूंगा, फिर एक और डिस्काउंट इस पर 20% का भी दूंगा। बात समझना, 10% का डिस्काउंट देने के बाद फिर 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो यूं तो नहीं कि हम सोच लेंगे कि 30% का डिस्काउंट दे दो आप, ऐसा तो नहीं है। वो 30% का डिस्काउंट तो नहीं देगा, उसने कहा 10% का दूंगा फिर 20% का दूंगा। तो आप सोचेंगे यार 30% के तो बराबर है, लेकिन बात अलग है दोस्तों। कैसे? 100 रुपये पे 10 का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू रह गई है अब 90%। फिर उसने 20 का डिस्काउंट दिया तो वो वैल्यू रह गई है अब 80%। तो आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 9 8 72, यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो कितने में दे रहा है हमको? 72 में दे रहा है। मतलब डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ? 28% का। बात समझो आप, 30% तो हम सोच रहे थे, लेकिन वास्तव में डिस्काउंट कितने निकला? 28%। सेम यहाँ भी होगा कि 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू रह गई 80%। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू रह गई 90%। फिर 25% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू रह गई है 75%। आपको हमेशा जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो 100 में से माइनस करके यहाँ लिखना होता है, 100 में से घटा करके यहाँ लिखना होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 4 दूनी 8। फिर यहाँ आप देखेंगे 9 दूनी 18, 18 तिया 54, यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ थी वो आपको दी जा रही है 54 में। यानी कि कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ? तो 100 में से 54 घटाएंगे तो 46% का डिस्काउंट है। तो ये जो तीनों छूट है वो एक अकेली 46% की छूट के बराबर है। तो ये हम लोगों ने डिस्काउंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख रखा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आया होगा और सबका आंसर 46% आया है। और अगर आप लोगों ने 55% कर लिया है आंसर, तो भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि आप रेगुलर इस सेशन में आते रहें और मॉक टेस्ट देखते रहें, ताकि आप लोगों को ये 55 करने की नौबत ना आए। ठीक है, और भी सॉल्यूशन के लिए आप लोग, आपके लिए और आपके पास बेहतर ऑप्शन भी ये है कि आप मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स अभी घर बैठे पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर। आप ऐप डाउनलोड करो, आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस समय का उपयोग करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो बाकी मॉक टेस्ट तो आपके डेली चल ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है और आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे? उसने लिखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे इस काम को 5 दिन में ही समाप्त कर लेते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो ये तो भैया आपने आगे समोसे वाले क्वेश्चन अपनों ने नहीं किए थे पहले कि समोसे बनवाना है ना? अपने पास कारीगर कौन कौन से हैं, उस्ताद कौन कौन से? तो अपने पास 3 उस्ताद हैं, एक उस्ताद ए, एक और उस्ताद बी और एक और उस्ताद सी। ठीक है, अब आपने कहा कि उस्ताद ए जो है वो पूरे काम को करने में 20 दिन लगाता है, यानी कि जितने भी समोसे बनाने हैं वो 20 दिन में बना देता है। अब उस्ताद बी जो है वो क्या करते हैं? 15 दिन में बना देते हैं। और सी का अभी पता नहीं है, लेकिन सी की सहायता से, सहायता जब भी लिखा हुआ आ जाए सी के सामने मत लिख देना। आपको सहायता का मतलब ये लगाना है कि तीनों उस्ताद मिल करके, वे तीनों मिल करके उसे 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5 दिन उनको लगते हैं जब वे तीनों साथ काम करते हैं। अब यूं देखना है हमको कि हमारे टोटल जो काम है, यानी कि जो यूनिट बनानी है वो कितनी है, यानी कि कितने समोसे टोटल बनाना है। तो वो समोसे बनाने का मतलब होता है एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। जो एलसीएम आपका आएगा 20, 15 और 5 का एलसीएम आता है 60, है ना? आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, कल के मॉक टेस्ट में मैंने सिखाया भी था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 60 एलसीएम आपका है, यानी कि 60 समोसे बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिन की कैपेसिटी हम लिखेंगे कि ये जो ए है ये 20 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने समोसे बनाएगा? तो 20 का भाग लगाएंगे 60 में, 20 या 60, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 समोसे बनाता है। बी की अगर बात करें, बी एक दिन में कितने बनाएगा? तो 15 का भाग लगाएंगे 60 में, तो 15 चौक 60 यानी कि 4। और अगर तीनों की बात करें तो 5 दिन में बना लेते हैं, यानी कि एक दिन में कितने बना रहे होंगे? तो 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 12। यानी कि ये जो 3, 4 और 12 ये सब आया है, ये आ रही है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो आप अगर देखें तो तीनों मिलके एक दिन में 12 समोसे बना रहे हैं, जिसमें से 12 में से
3 और 4 7, ये 7 समोसे कौन बना रहा है, ए और बी। अगर सी की मैं बात करूं तो 12 में से 7 घटा दूं तो सी बनाता है एक दिन में कितने, 5 बनाता है। कितने बनाता है, 5। और उसने कहा कि अकेला सी कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल 60 समोसे बनाने हैं। वो जो सी है एक दिन में 5 बनाता है, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 12 दिन लग जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, ये भी टाइप वाइज हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। इसमें 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने किए हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखना है, सोल्व करना है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। उसने कहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर लिखा होगा, है ना, वर्ग लिखना वो भूल गया। 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर में ही आता है क्षेत्रफल हमेशा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में आता है, ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। उसने कहा इसके चारों भुजाओं का योगफल कितना होगा, यानी कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो दोस्तों, समान हो। वेरी गुड, शाबाश, आपको आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसा वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान है, इसका एरिया दे रखा है 441। तो 441 किसका स्क्वायर होता है, तो आप भली बात ही जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 441, मतलब ए का मान कितना आना है दोस्तों, 21 आना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो एक भुजा आपकी 21 हो गई। उसने कहा एक साइड अगर 21 है तो सभी साइड बराबर है, तो 21 का क्या करो आप, 4 में गुणा कर दो। जब भी परिमाप निकालना हो 4 में गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84 योगफल होगा इनका, 84 यहाँ पर योगफल आ जाएगा, यानी कि चारों भुजाओं का योगफल क्या होगा, 84 हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे ध्यान से। उसने कहा त्रिभुज एबीसी में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, दिख ही रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा CA को E तक बढ़ाया गया है, CA जो भुजा है उसको E तक बढ़ाया गया है, कोई बात नहीं। उसने कहा कि ACD बराबर 120 है, भैया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। BAE बराबर 110 है, दिख रहा है। चलो, तो देखो बड़ा आसान है, एंगल ABC क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये जो B वाला है अंदर, ये हम लोगों को निकालना है। तो बड़ा आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये बात अगर आपको पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके यही बन जाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात को समझो, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, वैसे आ भी गया होगा बहुत सारे मेरे धुरंधर दोस्तों का आंसर। अब आप देखेंगे कि ये 120 है, तो अंदर वाला जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये समझ में आता है आपको। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं। तो ये 60 हो गया। अब यहाँ पर भी एक सरल रेखा है, अगर आप देखें तो ये 110 है, तो आपको पता है कि ये अंदर 70 हो गया होगा, ये बात भी कंफर्म है भैया। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये एक भुजा है, इस पर 180 का बनेगा, तो एक 110 है, तो 100 में 180 में से ये गया, 18 में से 11 गया, तो 7 बच ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब उसने कहा कि ABC बराबर क्या होगा, तो ये आप देखेंगे कि तीनों यहाँ पर 2 एंगल है 70 60, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे टोटल 180 होता है, उसमें तो 7 6 13, यानी कि 130 हो रहा है, तो ये एंगल आपका कितने डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इसी बात पे अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोग डेली मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। आप शायद क्वेश्चन करने में भूल जाते होंगे मेरे बहुत सारे दोस्त, तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप लाइक कर सकते हैं, उससे क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार चलो, है ना, तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आप लोग सोल्व करिएगा, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। क्या लिखा हो, उसने कहा है कि एक वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, बाग यानी कि वो टाइगर नहीं, बाग है ना, जो बगीचा वो है ना, तो उसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके चारों ओर एक फूलों की क्यारी लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर हो, तो इसका कुल खर्च कितना होगा, यानी कि चारों तरफ का जो टोटल लंबाई आएगी उसमें गुणा करना पड़ेगा 8 का। तो देखो बड़ा आसान है, आप समझो बात को कि उसने कहा वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल 225 है, यानी कि इस तरीके से एक एरिया है जो वर्गाकार है। वर्गाकार होने का मतलब होता है सभी साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। उसने कहा पूरा एरिया 225, यानी कि अंदर की बात करें तो ये एरिया पूरा 225 है, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 225 है दोस्तों, तो आपकी भुजा क्या रही होगी, तो आपको पता है कि ये 15 का स्क्वायर है, मतलब एक जो साइड है वो 15 है।
उसने कहा कि ये वर्गाकार है, मतलब सभी साइड कितने के बराबर है, 15-15 के ही बराबर है। उसने कहा चारों ओर फूलों की क्यारी लगानी है, तो चारों ओर फूलों की क्यारी लगाएंगे तो टोटल 15-15-15-15 यानी कि टोटल 60 मीटर पे ये क्यारी लगेगी, 60 मीटर की क्यारी ये बनेगी। उसने कहा कि 1 मीटर के हम ले रहे हैं 8 रुपए। कितने रुपए ले रहे हैं दोस्तों? 1 मीटर के 8 रुपए हैं। तो 60 मीटर के कितने हो जाएंगे? तो आप लोगों को भी पता है 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 8 48, यानी कि 480 रुपए का खर्चा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। अगर ये समझ में आया है तो ऐसे और क्वेश्चन अभी आएंगे तो आप लोग ज़रूर करिएगा उनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए आप लोगों को कोर्स का मैंने बता ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 10वें नंबर का किया है, तो 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे? तो देखो बड़ा आसान है। आप लोगों ने देखा वर्गाकार कमरा है, तो आपकी बात क्लियर हो गई है कि भैया वर्ग के आकार का है। उसने कहा एक भुजा 25 मीटर की है भाई साहब, तो एक भुजा 25 की है, तो आपको पता है कि सभी भुजा 25 के बराबर ही होगी। वर्गाकार का मतलब यही होता है दोस्तों कि सभी साइड जो है वो इक्वल रहेगी। तो अभी आप देखेंगे कि एक भुजा 25 है, तो चारों भुजाएं मिलकर कितनी हो गई? 100 मीटर की, यानी कि चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई क्या हो गई है? 100 मीटर हो गई। उसने कहा यदि आप 4 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाते हो, यानी कि 1 मीटर तार के 4 रुपए आप लेते हो, तो कुल खर्चा कितना आएगा? 1 मीटर के 4 रुपए, तो 100 मीटर के कितने? क्योंकि चारों तरफ लगवाना है तो 400 रुपए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का आ गया होगा। बहुत सारे दोस्तों ने देखते ही इसका आंसर दे दिया होगा। जो लोग कमेंट में अभी आंसर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इस तरीके से करते रहो, भगवान आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, है ना। ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप उसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ आप नज़र डालिएगा। उसने कहा कि एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजा को 8 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो इसका नया परिमाप पुराने परिमाप से कितने सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ ध्यान लगाएं तो उसने कहा एक वर्ग है, उसका परिमाप दे रखा है। उसने कहा इसकी अगर जो भुजा है उसको 8 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ा दें तो नया जो परिमाप होगा वो पुराने से कितना ज़्यादा होगा, ये आप लोगों को बताना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी और आंसर भी बहुत सारे दोस्तों का आ गया होगा। तो देखो कैसे करना है। वर्ग हम लोगों ने अभी पढ़ा है, हम लोग कर ही रहे हैं वर्ग की क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता है वर्ग यानी कि इस तरीके की आकृति है ना, इस तरीके की। एक मिनट, है ना, ये थोड़ा सा सीधा बन नहीं रहा है, पर वाह ठीक है, आप लोग समझदार हो इतने तो। ठीक है, तो उसने कहा इसका जो परिमाप है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग 48 है। तो परिमाप बराबर अगर 48 है, 4 गुणित भुजा ही परिमाप होता है, तो इसकी एक भुजा बराबर आई होगी, 4 से किया होगा तो एक भुजा आ गई है इसकी 12 मीटर। ठीक है भैया, ये बात कंफर्म हो गई। आपने कहा कि यार इसकी जो भी भुजा थी हमने उसको कितने सेंटीमीटर बढ़ा दिया? 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो भी भुजा रही हो उसको हम लोगों ने मान लो 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो हमारा जो वर्ग है वो इस तरीके से बड़ा बना, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो उसने कहा इसका नया परिमाप क्या होगा? तो देखो 12 सेंटीमीटर थी, पर हम लोगों ने उसको 8 बढ़ाया, तो अब आपकी लंबाई कितनी हो गई एक भुजा की? 20 हो गई है। अगर एक भुजा 20 है दोस्तों, तो आप देखोगे कि सभी भुजाएं 20 ही होगी, क्योंकि वर्ग है। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं मिल करके कितनी होगी? तो इसका परिमाप बनेगा 20 चौक 80 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 80। और इसका परिमाप कितना था पहले वाले का? 48 था। तो ये जो परिमाप 48 है वो बढ़ करके 80 हो गया, तो कितना हुआ? तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 32 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि नया परिमाप पुराने से कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है? 32 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ जितने दोस्त देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, आप लोगों को आता भी होगा कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये अंकित, यानी कि एक घड़ी है जिस पे लिखा हुआ है 825 MRP। ठीक है, और उसने कहा कि विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। कि आपने कहा कि भाई साहब कम करो, हम तो आपके यहीं से ले जा रहे हैं हर बार। तो फिर उसने भी अपना गरीब मुंह देख के उसने कहा कि भैया 20% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो चलो वह 20% का डिस्काउंट। उसने कहा कि ये 20% का डिस्काउंट दिया, फिर भी दुकानदार को तो 10% का लाभ हुआ।
तो बताओ कि दुकानदार के लिए वो घड़ी कितने रुपए की थी, यानी दुकानदार ने जब जहाँ से परचेस की थी उसके लागत मूल्य क्या रहा होगा। तो देखो इसका दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, एक फॉर्मूला है, आप उससे भी कर सकते हैं, और एक होता है बिल्कुल बेसिक, जहां आप अच्छे से समझते हो कि ग्राहक की नज़र से लाभ किसको कहते हैं और दुकानदार की नज़र से लाभ किसको कहा जाता है। तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताता हूँ, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको उचित लगे, आप वो लगा सकते हैं। तो देखो बड़ा आसान है, आप कैसे करोगे, यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका यानी कि फॉर्मूला जिसको कहते हैं लागत मूल्य का, कि जब भी लागत मूल्य निकालना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ आप लिखोगे अंकित मूल्य गुणा, आप यहाँ लिखोगे डिस्काउंट, आप 100 में से माइनस करके लिखेंगे डिस्काउंट, एक चीज़ ध्यान रखना, और यहाँ आप नीचे लिखेंगे लाभ या फिर हानि, वो भी आप लोगों का 100 में प्लस या माइनस होके ही आएगा। अब जैसे कि अंकित मूल्य है कितना 825, तो आप यहाँ लिख दो बड़ी ही राजी खुशी तरीके से 825। फिर डिस्काउंट कितना दिया है, तो उसने कहा 20% की छूट दी है, तो मैंने कहा 100 में से 20 घटा के लिखना है, मतलब आपको लिखना है 80। फिर उसने कहा कितना लाभ हुआ 10% का, मतलब 100 में जोड़ के लिखना है, तो वो लिखना पड़ेगा 110। इस तरीके से तो आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 0 से 1 0, 11 से करेंगे 11 7 77, फिर 5 बचा 11 5 55, और 75 इंटू 8 यानी कि आपका हो जाएगा 8 5 40 की 0 हंसी लगा 4, 8 7 56 और 4 60, यानी कि वो जो घड़ी थी वो दुकानदार ने कितने में खरीदी थी 600 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका, आप इसको नोट कर सकते हो और डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब मैं बताता हूं बेसिक क्या है। बेसिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तीन चीजें आप लोगों को कंसीडर करना पड़ती है, अंकित मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, फिर होता है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, जो आपका उस पर लिखा होता है ना एमआरपी, वो। अब विक्रय मूल्य वो जिसमें बेचता है दुकानदार, जितने रुपए में बेचता है, जितने में दुकानदार बेचता है और जितने में ग्राहक खरीदता है, ठीक है। और क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में दुकानदार खरीदता है, वो सब समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो कि 825 यहाँ पर अंकित था, उस पर एमआरपी लिखा हुआ था, ठीक है। अब मान लो कि एक आदमी खरीदने गया, उसने कहा कि यार सेठ जी डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, 20% का डिस्काउंट दो। सेठ जी ने कहा चलो 20% आपको कम में दे देंगे। तो 825 का 20% कितना होता है, तो आपने निकाला कि भैया 20% कितना होता है, कितना कम करेगा दुकानदार, तो 20 पंजे 100, 5 से काटा 5 कम 5, 3 बचा, यहाँ पर 5 से काटा 5 30, है ना, और 2 बचा 5 5 25, यानी कि 165 रुपये कम करेगा दुकानदार। कि 20% डिस्काउंट कितना बन रहा है 165 रुपये। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 गया 6, आपका 7 में से 1 गया 6, यानी कि 660 रुपये में दुकानदार ने बेच दिया, कि 660 में ग्राहक उसको लेके चला गया। अब जैसे ही ग्राहक गया तो वो दुकानदार के वहाँ एक काम करता है आदमी छोटू, उस छोटू ने पूछा कि सेठ जी यार आपने 825 की जो घड़ी थी वो 660 में दे दी यार, अपने तो घाटा हो गया। तो सेठ जी ने फिर उसको समझाया कि छोटू टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसने कहा क्यों सेठ जी, कि देख छोटू मान लो 100 रुपये की अपनी वस्तु है, अपने को हुआ 10% का लाभ, यानी कि अपनों ने कितने में बेची 110 में, तो ये जो 660 है वो 110 के बराबर, और गुणा 100 का करेंगे तो 1 0 से 1 0, 11 छंग 66, यानी कि 6 गुणित 100, यानी कि वो जो वस्तु थी, वो जो घड़ी थी छोटू अपन लेके आए थे 600 में ना, अपनों ने टिका दी वो 660 में, तो अपने तो 60 रुपये का फायदा ही है। मतलब ये जो आपका लागत मूल्य है वो आ जाएगा कितना 600 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन जिन को समझ में आया वो लाइक ज़रूर कर देना, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने लोगों को समझ में आया है। और अगर ये समझ में आया है दोस्तों, तो मैं आपको इसके ही जैसे एक क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। अभी थोड़े क्वेश्चन में बीच में आपके ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ जो अंकित मूल्य का ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेना पहले, हम लोग फिर बाकी क्वेश्चन अभी ऊपर करते हैं, पर ये पहले अभी देख लेना, ताकि आप लोगों को जो मैंने अभी सिखाया है, यानी कि जो फॉर्मूला आपको बताया है उस फॉर्मूला से भी आप लोग इसको करें, और आप चाहें तो इसको बेसिक से भी करें। तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, जब भी लागत मूल्य निकालना है, मैंने कहा था कि आप लोग क्या करना दोस्तों, अंकित मूल्य लिखना गुणा छूट या फिर डिस्काउंट लिखना बटे लाभ लिखना, है ना। ये मैंने अभी सिखाया आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंकित मूल्य उसने दे रखा है 840 रुपये, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 840। फिर मैंने कहा था कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा 100 में से माइनस होके ही लिखा जाएगा। जैसे कि उसने कहा 20% की छूट, तो आपको लिखना है कितना 80, क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। फिर बटे में क्या करना था, मैंने कहा था कि आपको कि जो भी लाभ हो वो 100 में जोड़ के लिखना है, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर 112 लिख देंगे दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल है। अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे यहाँ पर कि 12 से करें तो कहीं से कटेगा ये 112, कहीं से कटेगा। आप एक काम करो 2 से करो, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से करो इसको 40। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि ये 56 और 84 किसी के पहाड़े में आता है क्या,
नहीं आता है। चलो एक काम करो, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, और 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 20। फिर 28 और 84 तो आता होगा, 28 से ये 3 बार कटेगा 84 यानी कि 30, और 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि हो जाएगा 600। तो यहाँ पर आ जाएगा कि उसका लागत मूल्य कितना था, 600 था। तो ये डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा बेसिक तरीका भी मैंने आपको बताया कि बेसिक तरीका क्या कहता है कि 3 चीज़ें यहाँ पर होती है। एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। यानी कि अंकित एमआरपी कितना है, 840, ठीक है। अब आपने कहा कि सेठ जी 20% का डिस्काउंट दो, तो सेठ जी ने कहा कि भैया 840 का 20% जो भी होता है वो हम कम कर देंगे। तो आपने कहा कितना कम करोगे, तो 840 का 20% आपने निकाला, 20 काटी, 2 चौक 8 और 2 8 16 यानी कि 168 रुपये सेठ जी कम कर देंगे। तो आपने कम कराए तो 10 में से 8 गया 2, फिर आपने देखा 13 में से 6 गया तो 7, फिर आपका 7 में से गया, यानी कि 672 में वो आपको बेच रहा है। फिर सेठ जी ने कहा कि ये बेच जरूर रहा हूँ 672 में, लेकिन मुझे भी फायदा हो रहा है अभी तो 12% का। यानी कि सेठ जी अगर कोई चीज़ 100 रुपये में लाए हैं, उनको 12 का फायदा हो रहा है, तो वो 112 में बेच रहे हैं। यानी कि ये जो 672 है वो 112 के बराबर, और उस घड़ी का उस साड़ी का अंकित क्रय मूल्य देखना है तो गुणा 100 का करना पड़ेगा। तो 112 से ये 6 बार कटेगा, और 6 गुणित 100 यानी कि 600 आ जाएगा। यानी कि वो सेठ जी की साड़ी कितने रुपए में पड़ी थी, 600 में, उन्होंने बेच दी 672 में, और उस पर लिख कितना रखा था, 840 रुपये। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी दोस्तों को समझ में आए होंगे कि जब भी अंकित मूल्य वाले या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये तरीका रहता है सोल्व करने का। चलिए हम लोग 13 वाले क्वेश्चन पे थे, हम लोग देखते हैं 13 वाला क्वेश्चन हो गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसे सोल्व करेंगे। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 14 में कि राहुल ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, उतने ही संतरे उसने 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से भी खरीदे हैं। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है, 24 दर्जन, 28 दर्जन, है ना, जो भी है, ठीक है। तो देखो बात समझो आप, क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि एक राहुल है यहाँ पर, वो खरीद रहा है कहीं से, है ना, कहीं से खरीद करके वो कहीं बेच रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो कि आप जो भी भाव हो उसमें गुणा करते हो। जैसे कि आप कहीं सब्जी लेने गए कि भैया 20 रुपये किलो भिंडी, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया हमको 5 किलो बांध दो, तो आपको क्या करना है कि जो भाव है उसका गुणा करेंगे क्वांटिटी में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि 40 रुपये प्रति दर्जन उसने खरीदा, कि दर्जन के भाव से वो ले रहा है। कुछ संतरे खरीदे उसने, मान लो कुछ दर्जन खरीदे, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर कुछ संतरे की जगह मान लो मैं, जैसे मान लो होता कि 10 दर्जन खरीदे, मान लेते हैं कि 10 दर्जन होते, तो 40 के भाव से 10 दर्जन खरीदता तो कितने हो जाते, 400 रुपये बनते। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि 40 के भाव से मान लो कुछ की जगह हम लोग मान रहे हैं x दर्जन उसने खरीदे, तो 40 का गुणा x में करेंगे तो 40x रुपये ये बन गए, ठीक है। अब उसने कहा कि उतने ही संतरे, मतलब जितने x अभी खरीदे थे ना, उतने ही संतरे किस भाव से खरीदे, आप 30 के भाव से खरीदे, तो 30x रुपये ये बन गए। तो आप देखोगे कि 40x और 30x मिला करके बन गया है 70x, और ये बन गया है राहुल का क्रय मूल्य, यानी कि राहुल के इतने रुपए लग चुके हैं, उसने 70x रुपए लगा दिए हैं। अब हुआ क्या कि राहुल ने इनको मिला करके 45 के भाव से बेच दिए। अब उसने 45 के भाव से बेचे, मतलब आप देखो x तो ये और x ये मिलाकर, यानी कि कुल मिलाकर उसने 2x बेचे, तो 45 का डबल यानी कि 90x उसको रुपए मिले हैं। अब 70x में खरीदा था और 90x उसको मिल गए हैं, यानी कि उसके फायदा कितने का हुआ, 70 से 90 यानी कि 20x का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ दोस्तों, 20x का। और ये जो 20x है उसने कहा कि 480 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब ये 20x का फायदा 480 रुपये के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 20 का इधर भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24। अब बहुत सारे दोस्त यहाँ 24 दर्जन लगा देते हैं, लास्ट में गलती कर बैठते हैं कि x जो है वो 24 है, लेकिन उसने कितने खरीदे थे, तो कुछ तो यहाँ खरीदे थे, कुछ यहाँ खरीदे थे, मतलब x और x 2 बार खरीदे थे, तो 24 के हिसाब से 2 बार खरीदे, तो कुल उसने कितने खरीदे थे दोस्तों, 48 दर्जन यहाँ पर खरीदे थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं उन्हें किस तरीके से सोल्व करना है। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसने कहा कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि 40 लड़के हैं जिनकी उम्र औसत कितनी है, 15 है।
उसने कहा यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, यानी कि 40 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक मिल गया तो 41 हो गए, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 15 की जगह अब औसत आयु कितनी हो गई है, 16। तो ये जो मैं कर रहा हूँ गुणा, इससे मिलती है टोटल आयु। कैसे कि जो भी औसत हो उसका गुणा, आप जो भी औसत हो उसका गुणा कुल संख्या में कर दो तो टोटल मिलता है। जैसे 15 गुणित 4 करेंगे 15 चौक 60, यानी कि 600 आ जाएगा। 16 से करेंगे 16 एकम 16 का 6, हासिल लागा 1, 16 चौक 64 और 1 65, यानी कि 656। तो आप देखेंगे कि 40 विद्यार्थियों से 41 हुए, मतलब एक शिक्षक की उम्र बड़ी है। और यहाँ टोटल 600 से 656 हुआ है, मतलब 56 जो यहाँ पर बड़ा है, 56 आयु जो बड़ी है वो किसकी है, शिक्षक की ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है दोस्तों, वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एवरेज चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर हैं, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि 499 में, यानी कि 500 रुपये में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ कंप्लीट वीडियो कोर्स में आपके सारे वीडियोज़ अपलोडेड है, रिकॉर्डेड है। साथ ही आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को साथ में PDF मिलेगी, जिसमें हर चैप्टर के 100 से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेहतर तैयारी कर सकते हैं अपने घर बैठे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो देखो बड़ा आसान है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो देखो कैसे करना है, यहाँ वर्ग यानी कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। हमने अभी देखा था, मान लो इसकी भुजा हम 10 मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा। हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो गया 100। अब आपने कहा कि यार हम भुजा 10% बढ़ा रहे हैं, तो जैसे 10 भुजा थी तो आपने कहा 10 का 10% कितना होता है, तो आपने निकाला कि 10 का 10% तो 1 होता है। मतलब आप जो आपकी साइड थी वो 10 की जगह अब कितनी कर रहे हो, 1 बढ़ा दी है, तो अब आपने कर दी है 11। तो अब आप क्षेत्रफल देखोगे तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 100 था लेकिन अभी 121 है, तो 21% की वृद्धि यहाँ पर हो रही है कि 100 से बढ़कर के 121 हुआ है, तो 21% की वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, 17 वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ, उसने कहा कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। यदि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, इसको मैं आपको एक अलग माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि मान लो आपने कहा कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि 10 संख्याएं हैं जिनका औसत 15 है, और फिर उसने कहा कि 15 संख्याएं हैं जिनका औसत 10 है, तो आप सभी संख्याओं का औसत कितना निकालेंगे। तो देखो जब भी औसत निकालना है तो आप देखेंगे 10 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि इनका टोटल करेंगे आप 10 × 15 करेंगे 150। फिर जैसे 15 संख्याएं हैं, इनका औसत 10 है, तो इनका भी टोटल कितना हो जाएगा 150। और आप देख रहे हैं कि ये 10 संख्याएं ये और 15 संख्याएं ये, यानी कि कुल मिला के कितनी हो गई है, 25 संख्याएं हो गई हैं। तो इनका औसत निकालना है तो सभी का टोटल, यानी कि 150 और 150 300, 300 के बटे में आप 25 कर दे तो आपका औसत निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार से अब x संख्याओं का औसत y स्क्वायर दे रखा है, तो हम x का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो x y स्क्वायर प्लस, अब y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो आप करेंगे y x स्क्वायर, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा x प्लस y। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, x y दोनों में कॉमन है तो मैंने x y अलग निकाला। तो जैसे इसमें से x y निकाला तो यहाँ 2 y थे तो 1 y बच गया, प्लस x y यहाँ से भी निकाला तो यहाँ 2 x थे तो 1 x बच गया, और बटे में आपका x प्लस वाई है ही सही। तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई से x प्लस वाई आप काट सकते हो, और एक्स वाई यहाँ पर आपका औसत निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप लोगों को ऐसे सोल्व कर लेना है, बहुत सिंपल है, आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है।
यहाँ देखेंगे आपकी एक दुकानदार वस्तु के मूल्य में 40% अधिक वृद्धि करके अंकित करता है, यानी कि जो भी उसका वास्तविक मूल्य था वो क्या करता है 40% बढ़ा के लिखता है। फिर उसने कहा कि अंकित मूल्य पे वो 25% की छूट भी देता है, यानी कि डिस्काउंट भी दे देता है कि जो भी एमआरपी है उस पर वो 25% का डिस्काउंट देता है। यदि वो वस्तु को 2100 रुपये में बेचता है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 है, तो दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी कि दुकानदार ने उसे कितने में खरीदा होगा दोस्तों। तो देखो चलो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 मान के करेंगे, यानी कि 100 मान के करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। जैसे कि ये दुकानदार है, उसने क्या किया कि कोई वस्तु खरीदी, यानी कि 100 रुपये में खरीदी। अब वो क्या कर रहा है कि इस पे अंकित कितना कर रहा है, उसने क्वेश्चन वाले ने कहा है कि भैया क्रय मूल्य में 40 की वृद्धि करके अंकित करता है, यानी कि एमआरपी क्या लगाता है वो 100 रुपये की जगह 40 बढ़ा के लिखता है, मतलब 140 वो लिखता है इस पे। फिर उसने कहा कि 140 एमआरपी लिखने के बाद 25 का डिस्काउंट भी देता है, मतलब इस 140 पे 25% का डिस्काउंट देता है। तो इसको 140 का 25% कितना होता है, तो आप निकालेंगे कि 10 से 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे 2 7 14, 7 5 35, यानी कि इस 140 में 35 का वो डिस्काउंट दे देता है। मतलब वो कितने में बेचता होगा, 105 में वो क्या करता होगा, उसको बेचता होगा। और वो वास्तव में कितने रुपए में बेच रहा है, 2100 रुपये में। तो ये जो 2100 रुपये है बेचने के, वो हमारे लिए 105 के बराबर है। और उसने कहा क्रय मूल्य कितना है, तो गुणा किसका करेंगे, 100 का कर देंगे। तो आप देखोगे 5 से करोगे 5 दूनी 10, यानी कि 20, 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वो था दोस्तों आपका 2000। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19 वाला। हम लोगों ने 19 वाला क्वेश्चन अभी कर लिया था, क्योंकि अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आया था, तो अभी हम लोगों ने इसको साथ साथ में कर लिया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। उसने कहा कि एक आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में कर लेता है, तो पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मान लो आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, और जो पुत्र है वो अभी कितने दिन में कर रहा है पता नहीं, लेकिन सहायता बोला है, इसलिए आदमी और पुत्र दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 6 दिन। अब मैंने कहा था कि 9 और 6 या इस तरीके से आ जाए तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, वही हमारे समोसे हैं, यानी कि इतने समोसे बनाने हैं, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि टोटल 18 समोसे बनाने हैं। तो ये एक आदमी जो है वो 9 दिन में बना रहा है, यानी कि एक दिन में कितने बनाता है, तो 9 का भाग लगाएंगे 18 में, 9 दूनी 18, और दोनों मिलके 6 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितने बनाएंगे, तो 6 का भाग लगाएंगे, 6 तिया 18, यानी कि 3 समोसे एक दिन में बनाते हैं दोनों। और इन 3 में से 2 तो पिताजी बना रहे हैं, तो 3 में से 2 पिताजी बना रहे हैं, मतलब पुत्र अकेला एक दिन में एक समोसा बनाता है। और उसने कहा पुत्र अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो देखो 18 समोसे बनाने हैं, एक दिन में एक बना रहा है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन लग जाएंगे। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर कोर्स भी अवेलेबल है, जो लोग वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जिनको समय का सदुपयोग करना है, वो बिल्कुल एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो कोर्स। ठीक है, 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत मिनिमम प्राइस है, आप लोग बिल्कुल घर बैठे तैयारी कर सकते हैं लेयर 3 के ऑफिशियल ऐप पर। और इसके अलावा कोई आपको समस्या आती है कि भैया हमसे तो परचेज नहीं हो रहा है, क्या करें, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9977651282। इसमें क्या होगा कि आपको ऐप में पेमेंट करना नहीं आ रहा है, तो आप इनके सर के इस पे फ़ोन पे कर दीजिएगा, गूगल पे कर दीजिएगा, तो आप लोगों के मोबाइल में वो ऐप चला दिया जाएगा और उसमें कोर्स भी ओपन कर दिया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आप लोगों की डेली होती है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर 9 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, है ना, और यहाँ हम लोग डेली यहाँ पर शाम को मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल आकर के डेली मॉक टेस्ट लगाओ। 20 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे दोस्त कहेंगे हम तो एग्ज़ाम आएगी तब तैयारी करेंगे, देखो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस में नहीं रख रहे हैं चीज़ें, तो एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस डेली, यानी कि 10 से 20 क्वेश्चन तो बहुत मिनिमम है, आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो, है ना, अपने स्लीपिंग रूटीन में से। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।